नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए और भी हिस्ट्री विषय की। तो BA तृतीय वर्ष के छात्रों को पता है कि हम तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक परिवर्तन भारत में हम पढ़ रहे हैं। प्रशासनिक परिवर्तन और ये पढ़ रहे हैं हम 1772 से ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक, 1856 और 58 ईस्वी तक। जब 1857 की क्रांति होती है, उससे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन भारत में किए जाते हैं। तो उन्हीं प्रशासनिक परिवर्तनों के क्रम में आज हम पढ़ने वाले रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। एक कानून और एक प्रावधान बनाया गया था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा और भारत में प्रशासनिक परिवर्तन करने के लिए, उसमें किस तरह के नियम बनाए गए, किस तरह के प्रावधान बनाए गए और कानून को भारतीय पृष्ठभूमि में किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट उसको लागू किया गया है। तो हमने कल पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी भारत पर होने लगता है। इसी सिलसिले में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपको पता होगा, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के व्यापारियों के द्वारा बनाई हुई थी पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी में वहाँ के लोगों के द्वारा जो हिस्सेदारी दी गई और उनको पैसा दिया गया और उनके द्वारा शेयर खरीदे गए और यहाँ से कमाया गया मुनाफा व्यापारियों के द्वारा उनमें बांटा जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या बात होती है, 1764 ईस्वी के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने लग जाती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निजी कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अपना निजी व्यापार कर लिया जाता है। तो इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की धीरे धीरे हालत ख़राब होने लग जाती है। और ब्रिटेन के अंदर ये धारणा थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ से खूब पैसा कमा कर वहाँ अच्छा खासा जीवन यापन करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूरी हो गई कि उसे अब ऋण लेना पड़ेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए। तो अगर ऋण की बात की जाए तो उन्हें इतना बड़ा ऋण कौन देगा। 14 लाख पाउंड का ऋण उन्हें आवश्यकता थी। 14 लाख पाउंड ये ऋण उनको लेना था। 14 लाख पाउंड ये कंपनी को ऋण की आवश्यकता थी। उसी दौरान कंपनी ने सोचा कि अपने को ये ऋण कौन देगा। तो इस कंपनी को पता था कि ब्रिटिश सरकार के अलावा कोई भी हमें ये लोन नहीं देगा। तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक ऋण का आवेदन इनके द्वारा भेजा जाता है कंपनी को, और ब्रिटिश सरकार की नज़रों में ये बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है और इसका संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, अगर ऋण तो दे दिया जाएगा, लेकिन अब किस तरीके से कार्य करोगे, ये बातें सब तय उसके ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इंग्लैंड की सरकार के द्वारा तय की जाती है। और उसी के दौरान उनके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, जिसके तहत ये तय किया जाता है कि कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के साथ किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां भारत में करनी है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से सुधारनी है। क्योंकि आपको पता होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी के पास आ जाती है कि और कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ रहती है और उसके साथ साथ उसको दीवानी अधिकार और निजामती अधिकार दोनों ही मिल जाते हैं और उसके तहत उनको शासन भी करना होता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ऋण का आवेदन भेजा जाता है ब्रिटिश सरकार के पास, किसके पास, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार के पास ये आवेदन भेजा जाता है। तो जब उनके समक्ष ये आवेदन जाता है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या तय किया जाता है, 2 समितियां बनाई जाती है, एक तो सीक्रेट समिति और एक सेलेक्ट समिति। कौन कौन सी समितियां बनाई जाती है, एक तो सीक्रेट समिति और एक सेलेक्ट समिति उनके द्वारा बना दी जाती है। और सेलेक्ट समिति और सीक्रेट समिति द्वारा इसका आकलन किया जाता है और उस आकलन के पश्चात, उसका मूल्यांकन के पढ़ने के पश्चात उसके द्वारा 2 विधेयक बनाए जाते हैं, 2 कानून बनाए जाते हैं। उन कानूनों के तहत, उन्हीं कानूनों में से निकलकर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बराबर पूछा जाता है। तो इनमें से एक समिति द्वारा, जो दोनों समितियों द्वारा जो 2 विधेयक तैयार किए जाते हैं,
पूरा मूल्यांकन और आकलन करने के पश्चात उनमें एक विधेयक तय किया जाता है। एक विधेयक में ये प्रावधान किया जाता है कि कंपनी को ऋण दे दिया जाए। ऋण की व्यवस्था कंपनी के द्वारा, ऋण की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि कंपनी को ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए। लेकिन इसी समिति द्वारा दूसरा सुझाव दिया जाता है कि कंपनी को ऋण तो देना चाहिए, लेकिन कंपनी की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए और कंपनी को क्राउन के अधीन रखना चाहिए, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन कंपनी होनी चाहिए और नीति निर्धारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसी दौर में उन्होंने कहा कि एक संचालन समिति जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसका निर्माण कर दिया जाना चाहिए। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में फैसला कौन करते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई, लेकिन इन सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? इस सदस्यों का चुनाव वही लोग करते हैं जो कंपनी में जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, जो कंपनी के शेयर धारक है। शेयर का मतलब हिस्सा, आपको भी पता होता है, शेयर आपने भी सुना हो, शेयर होता है शेयर मार्केट आपने सुना। जिन जिन व्यक्तियों को पैसा लगा होता है उसे ये एक हिस्सेदारी है, एक तरह की हिस्सेदारी। और जिन लोगों का कंपनी में पैसा लगा हुआ था वही संचालन समिति का गठन करते हैं। उनके व्यक्तियों के चयन में उनका मतदान होता है और संचालन समिति द्वारा नीतियाँ तय की जाती है कि किस तरीके से कंपनी शासन करेगी। तो इस विधेयक के अनुसार संचालन समिति का गठन कर दिया जाता है और यह तय किया जाता है कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से होगी, क्योंकि ये पैसा दिया ब्रिटिश सरकार ने और ब्रिटिश सरकार चाहती अब आपको काम कैसे करना होगा, ये बातें हम तय करेंगे और इसी को ही रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। जो इस विधेयक के द्वारा संचालन समिति का गठन और भारत में प्रशासनिक परिवर्तन की जो व्यवस्था की गई, इसे ही रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट की हमने प्रारंभिक रूपरेखा समझी और इस रूपरेखा के पश्चात हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में किस तरह के कानून बनाए गए और रेगुलेटिंग एक्ट में किस तरह की कमियां रह गई थी, उसके गुण क्या थे, उसके दोष क्या थे और रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी धाराओं का प्रावधान किया गया। पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट का सीधा सीधा उद्देश्य देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण और अधिकार रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो क्राउन है, क्राउन जिसे कहते हैं ब्रिटिश की सरकार है, ब्रिटिश लंदन इंग्लैंड की सरकार के द्वारा इस पर नियंत्रण व अधिकार करना जरूरी था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खतरे में था और अब पैसा ब्रिटिश सरकार ने इसमें लगाया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण और अधिकार के उद्देश्य से क्राउन के द्वारा ये इस एक्ट का उद्देश्य। संचालन समिति के संगठन में परिवर्तन, ये भी बात एहसास की गई कि संचालन समिति का जो संगठन है उसमें भी परिवर्तन करना जरूरी था और इस एक्ट का यही उद्देश्य है। संचालन समिति में जो हिस्सेदार थे, शेयर धारक थे, कौन से हिस्सेदार, कितने पाउंड जिसने पैसा खर्च किया वो कितने वोट देगा, ये चीज़ें भी इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। और तीसरी बात होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के साथ राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी तैयार करना, क्योंकि कंपनी के पास दीवानी अधिकार आ जाते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्यों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ये क्षेत्र इनको दे दिया जाता है और इनकी जो जागीर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। तो अब कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां करनी है और वहाँ की जनता के लिए प्रशासनिक सुधार भी करने होंगे। तो ये इस एक्ट के उद्देश्य थे मूलतः। अब हम बात करते हैं धाराओं की। तो धाराओं की बात करते हैं तो इस कंपनी के दो जो संचालन समिति है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उसमें इसके हिस्सेदारों द्वारा मतदान कर व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है कि संचालन समिति के सदस्य होंगे। उन सदस्यों में कौन व्यक्ति जो आगे जाएगा संचालन समिति, ये मतदान का अधिकार दिया गया। 1000 पाउंड, कम से कम जिसने 1000 पाउंड पैसा खर्च कर रखा है कंपनी में, उसे ही मतदान का अधिकार दिया जाएगा। पहले ये पैसा था 500 पाउंड। जिस व्यक्ति ने 500 पाउंड रुपए कंपनी में अपना जो पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, निवेश कर रखा है, उन व्यक्ति को मतदान अधिकार था। अब ये मतदान अधिकार उनसे छीन लिया गया और जिन लोगों ने 1000 पाउंड पैसा लगा रखा है उन्हीं को ही मतदान का अधिकार दिया गया। ये पहली धारा का प्रावधान किया गया।
अब दूसरी धारा की बात करते हैं तो संचालन समिति में 24 सदस्यों का निर्धारण कर दिया गया। 24 सदस्यों का निर्धारण कर दिया गया और संचालन समिति का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और 4 वर्ष में भी निर्धारण करने के पश्चात प्रति वर्ष 1/4 यानी 6 सदस्य प्रति वर्ष नए चुने जाएंगे। उसके पश्चात एक प्रावधान और भी कर दिया जाता है इसमें, जो 6 सदस्य प्रति वर्ष चुने जाते हैं और उसके अलावा कोई अगर सदस्य दूसरी बार चुनकर आना चाहता है तो उसे 1 वर्ष का अंतराल भी देना होगा। ये प्रावधान दूसरी धारा इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया है। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए। भारत में राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति करके भारत में भेजा जाता है और वह बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और बाकी जो काउंसिल है उन पर भी उसका अधिकार होगा। तो बंगाल में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। जो 1772 से 85 ईस्वी तक 1772 से 85 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल लगता है, जो कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी जो क्षेत्र पर भारत में जो भी इनका क्षेत्र है उस पर सबसे पहले निर्णायक अधिकार गवर्नर जनरल का ही माना जाएगा। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य काउंसिल का भी निर्माण कर दिया जाए। अतिरिक्त 4 व्यक्तियों को भी रखा जाता है जो गवर्नर जनरल को सुझाव देंगे और मिलकर कार्य करेंगे। उनकी सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। और उसके अलावा बम्बई मद्रास जो काउंसिल है, बम्बई और मद्रास का क्षेत्र जिस पे कंपनी का अधिकार रहता है, उन क्षेत्रों को भी जो बंगाल काउंसिल है उसके अधीन कर दिया जाता है। किसी तरह का अगर इनको निर्णय लेना होगा, देशी राजाओं से किसी तरह का समझौता करना होगा, किसी तरह की संधि करनी होगी तो इसे बंगाल काउंसिल को सूचित करना होगा और अगर बंगाल काउंसिल द्वारा जो निर्णय किया जाता है उसको मान्य करना होगा। ये प्रावधान कर दिया जाता है उसमें, इसकी धाराओं में, एक्ट की धाराओं में। और एक प्रावधान किया जाता है, अब जो दीवानी अधिकार भी इनको न्याय के अधिकार भी मिल गए और निजामत के अधिकार भी मिल जाते हैं। पहले बंटवारा था तो उस दौरान अब तय किया जाता है कि भारतीय जनता के लिए न्याय की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। तो इसी दौरान बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम, तो कंपनी के अंदर जो शेयर धारक है उनका जितना बड़ा निवेश होगा उनको मतदान के अधिकार अत्यधिक मिलते जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कंपनी के अंदर 3000 रुपये पाउंड लगा रखे हैं, 7000 रुपये पाउंड लगा रखे और 10,000 पाउंड का निवेश कर रखा है, उनको मतदान की जो सुविधा है अधिक दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने 3000 पाउंड का निवेश कर रखा है तो वो 2 मतदान दे सकता है, 2 व्यक्तियों का मतदान कर सकता है। अगर किसी ने 7000 पाउंड यहाँ लगा रखा है तो वो 3 मतदान दे सकता है और किसी ने 10,000 पाउंड का इन्वेस्ट कर रखा है तो वो 4 मतदान दे सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं इस एक्ट के द्वारा की जाती है। और जब कंपनी में भ्रष्टाचार फैलने से आर्थिक गतिविधियां कमज़ोर हो जाती है और कंपनी को मजबूरन ऋण लेना पड़ता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो जब उन्हें पता चल जाए जो कंपनी के कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार करने लग गए तो कंपनी द्वारा क्या किया जाता है, उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी है। जो कंपनी का कर्मचारी होगा जो नियुक्त किया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो व्यक्ति अपना कोई निजी व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ कंपनी के अधीन ही कार्य करेगा। अब इसी के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट में कई तरह की कमियां भी इतिहासकारों के द्वारा बताई जाती है और इनको एक अच्छा प्रयास भी बताया जाता है। तो हम बात करें इसके दोषों की, दोष बोले तो इसकी कमियां, दोष बोले तो इसकी कमियों की बात करते हैं। तो कमियों के दौरान क्या होता है, मतदान का अधिकार कई व्यक्तियों से छीन लिया जाता है और इसी दौरान क्या कम से कम 2,500 से 3,000 व्यक्तियों का मतदान का अधिकार छीन लिया जाता है। ये इस तरह के एक तरह का उनके पास उनकी जो उनके साथ ज्यादती देखी जाती है।
और दूसरी बात करते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की नियुक्ति तो कर दी जाती है बंगाल के दौरान और उसे एक 4 सदस्य काउंसिल भी दे दी जाती है, लेकिन काउंसिल के व्यक्ति और गवर्नर जनरल में झगड़ा होता रहता है। वारेन हेस्टिंग्स ने स्वयं एक बार कहा था कि मुझे प्रतीत होता है कि जो मुझे अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार मेरे से छीन भी लिए गए और मेरी स्थिति बहुत ही अपमानजनक यहाँ देखने को मिलती है। तो ये इसमें एक तरह की कमी थी। और बम्बई और मद्रास काउंसिल को गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके अधीन कर दिया गया था कि कोई भी फैसला लोगे तो आप बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ के लोगे। लेकिन ये बातें मूल रूप से देखने को नहीं मिलती है और बंगाल और बम्बई और मद्रास की काउंसिल के द्वारा अपने आप ही फैसले ले लिए, कई जगह अपने द्वारा ही फैसले ले लिए जाते हैं और इसकी अनदेखी की जाती है। इसकी एक मुख्यतः कमी थी। अब बात करते हैं जब तरह उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, लेकिन ये बातें तय नहीं हो पाई कि कानून जो न्याय होगा वो भारतीय रीति रिवाज के अनुसार होगा या अंग्रेजी कानून के अनुसार होगा। तो ये मुख्यतः समस्या यहाँ आ जाती है। और जो कंपनियों निजी व्यापार पर रोक लगाई जाती है, लेकिन वो भी निजी व्यापार पर रोक पूर्ण तरह से लगाने में सक्षम नहीं होते हैं और ये इसकी मुख्यतः कमियां देखने को मिलती है। और जो कानून, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है गवर्नर जनरल को, वो गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया कानून या अध्यादेश बनाने का अधिकार दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेनी जरूरी है। तो ये इनमें टकराव की स्थिति भी हो जाती है। अगर इसके गुण की बात की जाए तो ये प्रथम प्रयास था भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से स्थापित करने की। जो अंग्रेजों का स्वेच्छाचारी शासन था, उस स्वेच्छाचारी शासन की समाप्ति होने के पश्चात किसी संविधान के अनुसार, लिखित संविधान के अनुसार शासन और प्रशासनिक व्यवस्था करने का प्रयास किया था। ये इसकी मुख्य बात, अच्छी बात थी। तो मूल रूप से देखें तो हमने आज पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट और उसकी धाराएं और किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और इसी तरह जो भारत का संवैधानिक विकास होता है, इसी क्रम में ये शुरुआती दौर है और संवैधानिक विकास तक हम पढ़ते जाएंगे। बोलिए, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, किसी तरह की समस्या हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से निसंकोच पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।